डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में देख रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 9 हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके 3 पार्ट्स हम देख चुके थे। आज हम इसके चैप्टर का आगे पढ़ेंगे पार्ट 4। और इस टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इसके प्रीवियस वीडियो को भी आप देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है समावयवता, आइसोमेरिज्म। आज का टॉपिक है हमारा समावयवता। हम लोग ऑर्गेनिक में भी समावयवता पढ़ेंगे और यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो यहाँ पर भी हम समावयवता पढ़ेंगे। अब समावयवता आप जानते हैं, समावयवता समान अवयव। आइसो मीन्स होता है सेम, और मैरिज्म मर मतलब होता है पार्ट, मतलब इसमें सेम पार्ट रहेगा, उसको बोलेंगे समावयवता। सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि अणु सूत्र क्या होगा, समान होगा। अणु सूत्र किसी भी संकुल यौगिक का या किसी भी यौगिक का अणु सूत्र समान, किंतु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होगी। अर्थात उसका संरचना सूत्र क्या रहेगा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा। इसे कहेंगे हम समावयवता। तो समावयवता क्या होगा कि आइसोमेरिज्म, आइसो मीन्स होगा सेम और मर मीन्स होगा पार्ट। सेम पार्ट होंगे मीन्स अणु सूत्र इसका क्या होगा, समान होगा, किंतु संरचना सूत्र परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होगी, संरचना सूत्र इसका क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसको बोलेंगे समावयवता। डेफिनेशन, अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब किसी संकुल यौगिक मीन्स उपसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अणु सूत्र समान होंगे, हमने अभी बताया, किंतु उनमें उपस्थित परमाणुओं की संरचना में भिन्नता होगी, तो उसे समावयवता कहते हैं। आखिर इसमें संकुल यौगिकों में समावयवता क्यों उत्पन्न होती है, तो इसका कारण ये है कि सीएमआई आपको मालूम होगा, सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयन संख्या, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, लिगेंड का प्रकार एवं आवेश आदि के आधार पर समान अणु सूत्र के उपसंयोजी यौगिकों की विभिन्न संरचना व व्यवस्था संभव हो जाती है। इसके कारण इन यौगिकों में कई प्रकार की समावयवता पाई जाती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, ये आयन होगा, ये सीएमआई होगा और यहाँ पर लिगेंड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीएमआई होता है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब सीएमआई कितने लिगेंडों से घिरा हुआ है, वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर K4FeCN6, तो यहाँ पर आप देखिए कि Fe क्या है, Fe यहाँ पर CMI है, और ये जो FeCMI है ये कितने लिगेंडों से घिरा हुआ है, ये 6 लिगेंडों से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो CMI का कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर CMI का हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, लिगेंड का प्रकार देखेंगे, तो लिगेंड का प्रकार एवं आवेश आदि के आधार पर समान अणु सूत्र के उपसंयोजी यौगिकों की विभिन्न संरचना व्यवस्था संभव हो जाती है, जिसके कारण इस प्रकार के यौगिकों में ये समावयवता उत्पन्न होती है। अब आगे देखते हैं कि उपसंयोजी यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। आपको एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको इतना याद रखना है कि समावयवता किसे कहेंगे, तो एक लाइन में आप याद रखेंगे कि अणु सूत्र क्या होगा, इसका समान होगा, किंतु संरचना सूत्र क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं प्रकार। तो संकुल यौगिकों में 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। पहला होता है संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसको बोलेंगे। पहला है संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है त्रिविम, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2 प्रकार की इसमें समावयवता पाई जाती है, एक होता है संरचनात्मक और दूसरा होता है त्रिविम। अब ये संरचनात्मक समावयवता पुनः कई भागों में बटेगा। तो पहला होता है आयनन समावयवता, आयनाइजेशन
आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है हाइड्रेटेड, इसको हिंदी में जल योजन समवेता भी बोलते हैं, जल योजन। हाइड्रेट मीन्स होता है जल, तो जल योजन समवेता बोलेंगे, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तीसरा होगा आपका बंध समवेता, बंध जिसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। 4 आपका होगा कोऑर्डिनेशन, उप सहसंयोजी समवेता, उप सहसंयोजी समवेता जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या लिगेंड आइसोमेरिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट आपका होगा बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण, इसको मूलानुपाती के नाम से भी जानते हैं, मूलानुपाती समवेता या हम इसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। और 6 होता है लवण, सॉल्ट आइसोमराइजेशन। तो समवेता अणुसूत्र समान होगा और संरचना सूत्र भिन्न होगा। इसके 2 प्रकार के समवेता इनमें पाई जाती है, एक होगा संरचनात्मक समवेता और दूसरा होगा त्रिविध, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब संरचना समवेता को पुनः कई भागों में बांटा गया है, इसके कई पार्ट्स हैं। पहला है आयनन समवेता, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा है हाइड्रेटेड मीन्स जल योजन। तीसरा है बंध मीन्स लिंकेज आइसोमेरिज्म। उप सहसंयोजी कोऑर्डिनेशन या इसको लिगेंड आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। बहुलीकरण समवेता या मूलानुपाती बोलिए, पॉलीमराइजेशन, और ये लास्ट होगा सॉल्ट आइसोमराइजेशन। अब स्टीरियो देखिए, स्टीरियो में 2 रहेगा, एक होगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा प्रकाशिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो ज्यामितीय समवेता होता है इसके 2 रूप होते हैं, एक होता है सिस जिसको हम बोलते हैं समपक्ष और दूसरा होता है ट्रांस जिसको हम बोलते हैं विपक्ष। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट होगा, डी और एल ग्रुप। अभी हम इसका आगे डिटेल देखते हैं। चलिए अब एक एक करके हम इन समवेता को समझते हैं। तो पहला आपका है आयनन समवेता। चलिए पहला देखते हैं हम लोग आयनन समवेता। आयनन समवेता पहला है आपका आयनन समवेता, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऐसे संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिसमें ऋण आयन उपस्थित हो। क्या उपस्थित होगा? ऋण आयन उपस्थित होगा। अब एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर CONS3(5)SO4, ये इसका एग्जांपल है। चलिए अब क्या होगा? आयनन समवेता। आयनन समवेता इस प्रकार के संकुल यौगिकों में यहाँ पर रहेगा ब्रोमाइड आयन। ये क्या है? ये आपका CMI है, ये हो गया लिगेंड हो गया, और ये भी क्या है? ये भी लिगेंड है, और ये क्या हो गया? आयन। तो यहाँ पर जो लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है और ये होता है निगेटिव लिगेंड, ये है निगेटिव आयन है। तो इस प्रकार की समवेता जिनमें निगेटिव लिगेंड उपस्थित होते हैं उनमें पाई जाती है। इसमें ऋण आयनों का क्या होगा? विनिमय होगा। नाम से समझ में आ रहा है आयनन समवेता। तो जब उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर, ये बड़ा जो कोष्टक है उसको बोलते हैं उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल। तो यहाँ पर होगा कि जब उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर ऋण आयनों का विनिमय होता है। किसका विनिमय होगा? ऋण आयनों का विनिमय होगा। तब आप देख रहे हैं कि NH3 तो आयन बन नहीं सकता है, तो न्यूट्रल है। ऋण आयन यहाँ पर क्या है? सल्फेट। सल्फेट लिगेंड भी होता है और सल्फेट आयन भी बन सकता है। ब्रोमाइड जो लिगेंड भी होता है और ब्रोमाइड आयन भी बन सकता है। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा ऋण आयन का, तो आपका फॉर्मूला आएगा CONS3(5)Br और ये SO4। तो यहाँ पर ये विलयन में ब्रोमाइड आयन देगा, यहाँ पर ये विलयन में ब्रोमाइड आयन देगा, और यहाँ पर ये विलयन में सल्फेट आयन देगा। विलयन में सल्फेट आयन SO4 2- चार्ज सल्फेट आयन देता है। सल्फेट आयन देता है। जब ये सल्फेट आयन देगा तो इसका सॉल्यूशन का जो कलर रहेगा वो बैंगनी रहेगा।
डार्क बैगनी कलर का आएगा, और ये जब ब्रोमाइड आयन देगा तो इसके सॉल्यूशन का कलर जो रहेगा वो लाल रंग का रहेगा। तो आप एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार की समवायता में जब उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर ऋण आयनों का विनिमय होता है, ऋण आयनों का विनिमय मतलब होगा एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, तब इस प्रकार की समवायता पाई जाती है। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। चलिए तो हमने अभी क्या देखा, तो डेफिनेशन इसका हो जाएगा कि इस प्रकार की समवायता उप सहसंयोजी मंडल, किसको बोलते हैं उप सहसंयोजी मंडल, बड़े कोष्ठक को बोलते हैं, कि अंदर तथा बाहर ऋण आयनों के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आयनन समवायता। समवायता का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, बोर्ड एग्जाम में। सेकंड आपका है हाइड्रेटेड समवायता। सेकंड है हाइड्रेटेड, इसको हिंदी में बोलते हैं जल योजन समवायता। नाम से क्लियर है, जल योजन समवायता, हाइड्रेटेड समवायता। तो हाइड्रेटेड समवायता में पहले इसका भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर Cr है, ये हो जाएगा H2O और ये ले लेते हैं Cl3। अब आप देखिए, ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब बनाएंगे तो यहाँ पर जो Cr रहेगा, Cr क्या बनेगा, Cr बनेगा आपका CMI, सेंट्रल मेटल आयन। जो H2O है, H2O क्या बनेगा, H2O लिगेंड बनेगा, H2O आयन तो बन नहीं सकता, और जो क्लोराइड है ये लिगेंड भी बन सकता है और ये आयन भी बन सकता है। और यहाँ पर क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। ये हो गया Cr, चूंकि क्लोराइड आयन भी बन सकता है और क्लोराइड यहाँ पर आयन ही बनेगा। और आपको मालूम है कि जो ऋण आयन होते हैं वो हमेशा किस साइड होते हैं, RHS में होते हैं, इसलिए हमको इस साइड क्लोराइड आयन को नहीं लिखना है। ये हो जाएगा Cr। अब ले लेते हैं H2O होल 6। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो समन्वयन संख्या है यहाँ पर कितना है, 6 है, और ये हो जाएगा Cl3। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, CrH2O कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड रहेगा। अब चूंकि जो क्लोराइड है वो क्या बन सकता है, क्लोराइड आयन भी बन सकता है और क्लोराइड लिगेंड भी बन सकता है, तो एक क्लोराइड को हम लोग अंदर ले आते हैं और यहाँ पर हो जाएगा Cl2। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पे से बाहर जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब 2 Cl अंदर आ गया और ये हो जाएगा 2H2O। क्या अब ये पॉसिबल होगा क्या कि CrH2O होल 3 Cl3, ऐसा ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर H2O आयन नहीं बन सकता। तो इसके हमने कितने स्ट्रक्चर देखे, हम इसके 3 स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखिए कि हाइड्रेटेड समवायता क्या होगा कि जब उप सहसंयोजी यौगिकों में उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर जल के अणु भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। जब उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर जल के अणु भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो रहे हैं तब इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, बोलते हैं जल योजन समवायता। इसका आप नाम देखिए तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर H2O का जो H2O का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 इंटू क्या हो जाएगा 6, क्लोराइड का होगा -1 इंटू 3। ऑक्सीडेशन नंबर इसका आएगा 3 और लास्ट में हम लोग लिखेंगे क्लोराइड यहाँ पर क्या है, आयन है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा क्लोरिडो, क्योंकि यहाँ पर क्लोरिडो क्या बना है, क्लोरिडो यहाँ पर लिगेंड बना है, क्लोरिडो होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसका क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही आएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड। तो ऑक्सीडेशन नंबर पे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इसका अगर आप नाम देखेंगे तो इसका नाम होगा क्रोमियम टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3 ही रहेगा और यहाँ पर आयन क्या आएगा, क्लोराइड। तो इस प्रकार की समवायता में हमने देखा कि जब उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर जल के अणु भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं तो इस प्रकार की समवायता उत्पन्न होती है। चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रेटेड समवायता जब किसी संकुल के उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर तथा बाहर जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता होती है तो इस प्रकार की समवायता उत्पन्न होती है। चलिए अब थर्ड है हमारा बंध समवायता।
बंध समवयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म आप नाम से समझ में आ रहा होगा, लिंक करेंगे, बंधेंगे, तो यह उभय दंतुर लिगेंड में होता है। यह उभय दंतुर लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड में होता है। तो इस प्रकार की समयता किसमें उत्पन्न होती है? तो इस प्रकार की समयता उभय दंतुर लिगेंड में होती है। ठीक है, जिसमें तो बंध समयता किसमें होगा? ऐसे जटिल यौगिकों में होगा जिसमें उभय दंतुर लिगेंड होता है। ये उभय दंतुर लिगेंड में होगा। अब उभय दंतुर लिगेंड किसमें बोलेंगे? जिसमें दाता परमाणु दो, जिसमें दाता परमाणु क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इसमें दाता परमाणु होगा 2। और एग्जांपल देख लेते हैं पहले, जैसे NO2। NO2 क्या है? नाइट्रो। NO2 क्या है? नाइट्रो है। और ONO है नाइट्राइटो। ठीक है, तो नाइट्रेटो है ये, नाइट्रेटो, और ये होगा आपका नाइट्रो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि NO2 में दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन है। और ONO में दाता परमाणु क्या है? ऑक्सीजन है। तो बंध समयता किसमें होगा? तो बंध समयता ऐसे जटिल यौगिकों में होगा जिसमें उभय दंतुर लिगेंड होता है। ये उभय दंतुर लिगेंडों में होता है। उभय दंतुर मीन्स होगा एम्बिडेंट लिगेंड, और एम्बिडेंट लिगेंड मीन्स होगा जिनमें दाता परमाणु क्या रहेंगे? 2 रहेंगे। जैसे NO2 एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर देगा। और ONO नाइट्रेटो जो रहेगा, इसमें दाता परमाणु रहेगा ऑक्सीजन। और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हो जाएगा अपना CN साइनो और NC आइसोसाइनो। तो ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। तो साइनाइड में दाता परमाणु रहेगा कार्बन, और आइसोसाइनाइड में दाता परमाणु रहेगा नाइट्रोजन। तो बंध समयता किसको बोलेंगे? तो बंध समयता ऐसे यौगिकों में पाई जाएगी जिसमें ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो बंध समयता में क्या होगा कि जब CMI सेंट्रल मेटल आयन से, जब CMI से एक ही लिगेंड एक से अधिक परमाणु द्वारा जुड़ता है। ठीक है, एक से अधिक परमाणु द्वारा जुड़ता है। आप यही बोल सकते हैं कि जब CMI से एक ही लिगेंड भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ता है, भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ता है, तो इस प्रकार की समयता पाई जाती है। हमने एग्जांपल आपको बताया। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया CO MS3(5NO2), और ये हो जाएगा आपका CO NS3(5ONO). +2 चार्जिंग, ये भी हो जाएगा +2 चार्जिंग। अब यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल है, 5 और 1 6 है, तो 6 है तो इसकी अष्टफल की संरचना बनेगी, और अष्टफल की संरचना बनेगी तो ये हो जाएगा आपका NS3, ये लिगेंड है जिसमें दाता परमाणु इधर रखा जाएगा, और यहाँ पर होगा NO2, यहाँ पर दाता परमाणु हो जाएगा आपका NO2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो इससे जुड़ रहा है। अब इसमें आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये भी अष्टफल की संरचना है। NS3, और ये हो जाएगा ONO। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहे हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है। तो बंध समयता किसको बोलेंगे? जब CMI से एक ही लिगेंड NO2 या ONO एक ही लिगेंड भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ता है, तब इस प्रकार की समयता पाई जाती है। तो अभी हमने देखा आयनन समयता, हाइड्रेटेड समयता और बंध समयता। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब फोर्थ है आपका उपसहसंयोजी समयता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म।
अब नाम से क्लियर है कि लिगेंड आइसोमेरिज्म है, तो इसमें किसका एक्सचेंज होगा, लिगेंड का होगा। और ये ऐसे कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका CONS3 होल 6 + 2 + 3 आप दोनों चार्जिंग पे ले सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका CrCN होल 6 + 2 चार्जिंग या +3 चार्जिंग में आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें जो कोबाल्ट जो है अमोनिया जो है एमीन इस लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है और जो क्रोमियम है वो साइनो लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब इसमें उपसहसंयोजी समवायता में क्या होगा, इसमें लिगेंड का एक्सचेंज होगा। तो ये जो लिगेंड होगा इस CMI के साथ जुड़ेगा और ये जो लिगेंड होगा इस CMI के साथ जुड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CrNS3 या आप इसको बोलिए CO के साथ क्या जुड़ गया आपका, साइनो। ये हो जाएगा 6 + 3 चार्जिंग और ये हो जाएगा CrNS3 होल 6 + 3 चार्जिंग। तो इस प्रकार की समवायता में किसका विनिमय होता है, तो इस प्रकार की समवायता में लिगेंड का विनिमय होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका बहुलीकरण समवायता। फिफ्थ है आपका बहुलीकरण या इसको बोलते हैं मूलानुपाती समवायता। ये नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुलीकरण मतलब क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। और मूलानुपाती समवायता, इसमें आपको देखना है कि मूलानुपाती सूत्र समान होगा, मूलानुपाती सूत्र समान होगा, लेकिन आणविक सूत्र भिन्न भिन्न होगा। तो आणविक सूत्र भिन्न भिन्न होगा तो इसका अणुभार भी क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन आणविक सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुलीकरण मूलानुपाती सूत्र समवायता। मूलानुपाती सूत्र समान होगा लेकिन इसका आणविक सूत्र क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं PTNS3 होल 2 Cl2। यहाँ PT का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा N, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है अणु सूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र N होता है। तो N बराबर क्या होगा, अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र होगा। अब आप देखिए N = आपको रखना है 1 2 3 4 रखते जाएंगे। तो यहाँ पे रेशियो देखेंगे 1 रेशियो। तो यहाँ आप देख रहे हैं PT 1 है, NS3 2 है, Cl2 2 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको 2 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा PTNS3 होल 4 और ये हो गया PTCl4 होल 4। तो यहाँ पर PT कितना है, 2 है, ये हो गया 4, ये हो गया 4। तो 2 1 2 2 2 4 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इसका देख रहे हैं कि 1 रेशियो 2 रेशियो 2। तो दोनों का मूलानुपाती सूत्र क्या है, सेम है, लेकिन इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो बहुलीकरण समवायता किसको बोलेंगे कि मूलानुपाती सूत्र इसका समान होगा लेकिन आणविक सूत्र क्या होगा, भिन्न होगा। लेकिन समवायता किसको कहते हैं, जिसमें अणु सूत्र क्या होता है, समान होता है और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। इसलिए इसे वास्तविक समवायता की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें अणु सूत्र क्या हो रहा है, आपका भिन्न भिन्न हो रहा है। तो इस प्रकार आपने संरचनात्मक समवायता देखा। तो संरचनात्मक समवायता में आपने आयनन समवायता देखा जिसमें उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर आयनन का विनिमय होता है, आयन का विनिमय होता है, ऋण आयन का विनिमय होगा। दूसरा है हाइड्रेटेड समवायता। हाइड्रेटेड समवायता में क्या होगा कि जल के अणु जब उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर और बाहर अलग अलग प्रकार से प्रकट होंगे। तीसरा आपने देखा है बंध समवायता जिसमें CMI से एक ही लिगेंड जो रहेगा वो भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ता है। नेक्स्ट आपने देखा मूलानुपाती समवायता। मूलानुपाती समवायता में मूलानुपाती सूत्र समान होगा लेकिन इसका अणु सूत्र क्या होगा, असमान। इसे वास्तविक समवायता की श्रेणी में नहीं लेंगे क्योंकि समवायता किसको बोलते हैं, जिसमें अणु सूत्र समान होता है और मूलानुपाती सूत्र अणु सूत्र समान होगा और संरचना सूत्र भिन्न होगा। लास्ट आपने देखा लिगेंड समवायता। लिगेंड समवायता में जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होगा, इसमें लिगेंड का विनिमय होता है।
ये आपका संरचनात्मक समवायता कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला हम लोग देखेंगे ज्यामितीय समवायता। ज्यामितीय समवायता देखते हैं। तो ज्यामितीय समवायता में क्या हो जाएगा, तो इसके दो रूप होते हैं, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। इसके दो रूप होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस मतलब हो जाएगा आपका समपक्ष और ट्रांस मीन्स हो जाएगा आपका विपक्ष। ठीक है, तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3 और संरचना होती है इसकी संरचना होती है चतुष्फल की। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आंतरिक संकरण जब होता है तो आंतरिक संकरण होता है तो आपका संकरण होता है dsp2 और dsp2 होता है तो इसका संरचना रहता है वर्ग समतलीय। तो देखते हैं कि चतुष्फल की में स्ट्रक्चर रहेगा कि नहीं। सेंटर मेटल है और ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, ये हो गया B और ये हो जाएगा B। तो ये होगा M मीन्स हो जाएगा सेंटर मेटल एटम और ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B2। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, संरचना है इसकी चतुष्फल की sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो होगा 109 डिग्री का। तो यहाँ पर आप किसी को भी रख के देखिए, A और B को तो 109 बनेगा, यहाँ पे B को रखेंगे तो भी 109 बनेगा, यहाँ भी 109 बनेगा और यहाँ भी 109 बनेगा। मतलब इसमें यह समवायता नहीं पाई जाएगी। अब हम लोग dsp2 का देखते हैं कि इसमें यह समवायता पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी। dsp2 वर्ग समतली संरचना होगा इसका, वर्ग समतली संरचना। इसमें हम लोग लेते हैं Ma2B2। Ma2B2 का मीन्स क्या होगा कि A जो दो समान लिगेंड रहेंगे और दो समान लिगेंड रहेगा। इसका एक स्ट्रक्चर और बनता है Ma2BC, मतलब दो लिगेंड कम से कम इसमें क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये आपका मेटल आयन है और ये है लिगेंड। इसका पोजीशन आप देखेंगे तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4। अब इसमें सिस का कंडीशन देखिए। सिस का कंडीशन होगा जब दो समान लिगेंड 1 और 2 पोजीशन में होगा तब ये सिस होगा। जब दो समान लिगेंड 2 और 3 पोजीशन में होगा तो भी ये सिस होगा। जब दो समान लिगेंड 3 और 4 पोजीशन में होगा तो भी ये सिस होगा। और जब 1 और 4 में होगा तो भी ये क्या होगा, सिस होगा। तो सिस कब हो जाएगा कि जब दो समान लिगेंड, तो हमारा सिस होगा जब दो समान लिगेंड 90 एंगल में मिलेंगे। सिस मीन्स होगा समपक्ष, नाम से समझ में आ रहा है समपक्ष। तो इनमें 90 एंगल के बीच में रहेगा, समान रूप से रहेगा। अब दूसरा हम लोग इसका देखते हैं ट्रांस। तो ट्रांस का पोजीशन में क्या होगा कि जब दो समान लिगेंड विकर्णवृत्त में हो, विकर्णवर्ती रूप में मिलेंगे मीन्स 180 डिग्री में मिलेंगे तो ये होगा L1, L2, L3 और ये हो जाएगा L4। यहाँ पर जब दो समान लिगेंड जैसे 1 और 3 पोजीशन में तो कैसे मिलेंगे, 180 में। तो ट्रांस के लिए पोजीशन कितना हो जाएगा 180 और सिस के लिए पोजीशन हो जाएगा आपका 90। तो बताएंगे ट्रांस के लिए पोजीशन क्या होगा 1 and 3 पोजीशन। तो इसका ट्रांस का पोजीशन हो जाएगा आपके लिए 1 and 3। ट्रांस का पोजीशन हो जाएगा 1 and 3 और 2 and 4। विकर्णवृत्त में मिलेंगे ये तो ये हो जाएगा 2 और 4। तो यहाँ हमने देखा अभी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि ज्यामितीय समवायता दो रूप में होगा, सिस और ट्रांस। सिस मतलब होगा जब दो समान लिगेंड 90 एंगल में मिलेंगे, समीपवर्ती होंगे तो सिस होगा। और जब दो समान लिगेंड विकर्णवृत्त रूप में मिलेंगे तो फिर ये ट्रांस होगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। PgNS3 whole twice Cl2 डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। अब यहाँ पर ये इस फॉर्म में है। अब इसका सिस फॉर्म बनाते हैं और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। ये वर्ग समतली स्ट्रक्चर है, बीच में क्या होगा, प्लैटिनम होगा और 1 2 3 4। तो जब दो समान लिगेंड तो ये हो जाएगा NS3, आप NS3 को यहाँ रख सकते हैं, ये हो जाएगा Cl और Cl, ऐसा भी बना सकते हैं।
या आप ऐसा भी बना सकते हैं कि NH3 को आप यहाँ रख दीजिए और Cl को आप यहाँ रख दीजिए, आप ये भी कर सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि NH3 को यहाँ रख दिया जाए और Cl को यहाँ रख दिया जाए। तो जब दो समान लिगेंड समीपवर्ती हो अर्थात 90 अंश में मिलेंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। अब इसका ट्रांसपोजिशन अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, विकर्णवत में मिलेंगे, यहाँ पर होगा NH3 1 में, तो 2 में हो जाएगा क्लोरो, फिर 3 पे हो जाएगा NH3, तो 4 पे हो जाएगा क्लोरो। तो आप देख रहे हैं कि जब दो समान लिगेंड विकर्णवत में रूप में है तब इसको बोलेंगे ट्रांस। और इस टाइप के नामकरण के लिए हमको नाम से पहले इसका पोजीशन लिखना पड़ेगा, सिस और ट्रांस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पोजीशन क्या है, सिस। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लिगेंड, तो लिगेंड हो जाएगा सिस डाइएमीन, सिस डाइएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2। और इसके लिए जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर सिस की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, सेकंड पोजीशन के लिए सिस की जगह में हम लोग लिख देंगे ट्रांस। तो ये आपका हो गया सिस और ट्रांस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देखते हैं। अच्छा, सेकंड एग्जांपल हमने एक और बताया था, Ma2C, मतलब कम से कम दो लिगेंड क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं PT NH3 होल ट्वाइस ClNO2। अब दो कम से कम लिगेंड क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, प्लैटिनम है। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं NH3, तो यहाँ पर भी हम लोग रख देंगे NH3, यहाँ Cl रख देंगे और यहाँ हो जाएगा NO2। तो ये हो जाएगा आपका सिस पोजीशन, या आप NH3 को यहाँ रख दीजिए तो भी आपका ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिस पोजीशन। और ट्रांस पोजीशन में आप क्या करेंगे, ट्रांस पोजीशन में NH3 को यहाँ पे रखेंगे और क्लोरो को यहाँ पे रखेंगे। तो इसका हमने दो एग्जाम्पल देखा। चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 और d2sp3, और इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। अष्टफल की संरचना। अब अष्टफल की संरचना में क्या होगा कि ये एक समतल है, ये मेटल आयन है और इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब इसमें बताएंगे कि सिस और ट्रांस का पोजीशन क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sp3d2 या dsp2 का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अब इसमें आप सिस और ट्रांस देखेंगे तो 1 और 4 पोजीशन होगा, ये ट्रांस का पोजीशन होगा, ट्रांस का पोजीशन होगा 1 and 4, 2 and 5 और 3 and 6, ये ट्रांस का पोजीशन होगा। चलिए अब आप सिस का पोजीशन देखेंगे तो ट्रांस का पोजीशन कितना बना है, ट्रांस का पोजीशन यहाँ पर बना है 3। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो 4 लिगेंड होंगे वो एक ही तल पे होंगे और एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। ठीक है, तो ये ऊपर है, ये लिगेंड 1 2 3 4 ये जो है वो एक समतल पे है और एक लिगेंड इसके ऊपर है और एक लिगेंड इसके नीचे है। तो सिस का पोजीशन होगा 1 2 1 3, 1 4 नहीं होगा, 1 5 और 1 6। तो सिस का पोजीशन हो जाएगा आपका 1 2 1 3 1 5 और 1 6। उसी प्रकार से नीचे वाले को अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे से इसका पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि एक तल के ऊपर है और एक तल के नीचे है। तो ये हो जाएगा 2 4 2 4 3 4 4 5 और 4 6। ये होगा ट्रांस का पोजीशन, सिस का पोजीशन। और सिस का पोजीशन क्या होगा, तो आप जैसे सिस का पोजीशन इतने में बस देख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 and 6, 2 and 6, 2 and 3, 3 and 5 और 5 and 6। तो ये हो गया सिस का पोजीशन।
तो यहाँ पे ट्रांस के पोजीशन बने हैं 3 और सिस का पोजीशन बना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिस का पोजीशन हम एक बार और देख लेते हैं। सिस का पोजीशन होगा 1 2 1 3 1 4 नहीं होगा क्योंकि 1 और 4 जो रहेंगे वो 180 पे मिल रहे हैं। 1 5 1 6 ये हुआ। इसके बाद आप नीचे से अगर लेंगे इस क्योंकि चार समतल पे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो नीचे वाला भी चारों के साथ सिस में बनाएगा। तो ये हो जाएगा 2 4 2 4 3 4 4 5 और 4 6। अब ये चार समतल का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 2 3 3 5 और 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पोजीशन जो बना है वो आपका सिस का बना है और 3 पोजीशन जो बना है आपका ट्रांस का बना है। तो आज हमने देखा संकुल यौगिकों में समवायता। तो समवायता किसे बोलेंगे कि अणु सूत्र क्या होगा, समान होगा, और संरचना सूत्र क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसका एक अगर एग्जाम्पल हमें लेना चाहिए तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CONS3 होल 4 Cl2। और इसका हम लोग अगर ट्रांसपोजिशन देखेंगे तो यहाँ पर Cl रखेंगे, यहाँ पर Cl रखेंगे और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं NS3 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 और ये हो जाएगा NS3। ये इसका हो जाएगा ट्रांसपोजिशन। और अगर इसका आप सिस रखना चाहेंगे तो दो समान लिगेंड को आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे Cl को रख देंगे, फिर बाकी रख देंगे आप NS3। तो ये आपका टॉपिक समवायता का कंप्लीट हो गया। प्रकाशित समवायता आगे के टॉपिक्स पे हम समझाएंगे। तो आपका समवायता कंप्लीट हो गया। संरचनात्मक समवायता जो रहेगा उसमें निम्न प्रकार रहेंगे: आयनन समवायता, हाइड्रेटेड समवायता, बंध समवायता, लिगेंड समवायता, मूलानुपाती समवायता। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका रहेगा ज्यामितीय समवायता। आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत VBT, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समवायता भी आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है